हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10 की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, जिसका पहला पार्ट है सत्ता की साझेदारी, इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं, तो इसमें कुछ एक पॉइंट्स बाकी रह गए हैं, उसके बारे में आज हमें जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। विभिन्न समुदायों को, विभिन्न सामाजिक समूहों को सत्ता में शामिल क्यों किया जाता है, इसका क्या हमें लाभ होता है, ये क्यों जरूरी होता है। इसके लिए 2 तर्क सामान्यतः दिए जाते हैं। पहला तर्क दिया जाता है सत्ता के बंटवारे के पक्ष में। वो ये होता है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच ये जो साझेदारी होती है, ये सत्ता की जो साझेदारी होती है, उनके बीच टकराव को कम करती है। बहुत सारे समुदायों को जब हम सत्ता में शामिल कर लेते हैं, लगभग जिस देश में शासन किया जाता है उस शासन में अगर जितने भी समाज उस देश में रहते हैं, उनको अगर हम सत्ता में शामिल कर लें, इंक्लूड कर लें, तो उनमें जो टकराव की भावना है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। अन्यथा की स्थिति में होगा क्या, अन्यथा की स्थिति में अगर एक समुदाय है और एक दूसरा समुदाय है, अगर उस समुदाय के लिए जो संविधान में होना चाहिए, जो उन्हें अधिकार हैं, वो नहीं मिलते, तो दोनों समुदाय आपस में क्या करते हैं, लड़ने लगते हैं। तो वही सत्ता में साझेदारी ना करके उनमें एक टकराव पैदा हो जाता है, और यह टकराव आगे चल के हिंसा का रूप ले लेता है, और एक तरह से ये कहें कि राजनीति में स्थिरता पैदा कर देता है। वहीं हम देखें, अगर विभिन्न समूहों को सत्ता में शामिल कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, हिंसा नहीं होती है पहले तो किसी तरह की, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। साथ ही साथ राजनीतिक अस्थिरता जो होती है वो खत्म हो जाती है, सभी लोग मिलजुल कर शासन चलाते हैं। वहीं इसके विपरीत हम देखें कि एक बहुसंख्यक समुदाय जो है, अगर उसकी सारी इच्छाओं की दूसरे समुदाय पर थोपा जाता है, तो कुछ समय के लिए तो हमें ये सब कुछ अच्छा लगता है कि नहीं है, हम बहुमत में हैं, हम एक तरह से बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो सारी बातें हमारी चलनी चाहिए। तो एक समय, एक दफ़ा के लिए देखा जाए तो हमें ये लाभकारी लग सकता है, लेकिन जो बहुसंख्यकों का जो मनमानी है, ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को तो परेशान करती ही करती है। साथ ही साथ हम देखें तो ये धीरे धीरे चलकर क्या करती है, एक तरह से अपने आप को भी ख़त्म कर देती है। यानी जो अल्पसंख्यक तो बहुसंख्यक से परेशान होते ही होते हैं, वो अपने आप की बर्बादी का कारण भी बनता है। अगर हम सत्ता में बहुत सारे लोगों को शामिल कर लें तो इससे देश की एकता और अखंडता बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो एक यह तर्क दिया जाता है। दूसरा तर्क ये दिया जाता है इसमें कि सत्ता की जो साझेदारी है वो लोकतंत्र की आत्मा है। यानी कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें सभी लोगों को शामिल किया जाता है, सभी लोगों की हिस्सेदारी होती है, लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन कर सकते हैं, और वो प्रतिनिधि जो होते हैं वो जनता के लिए कार्य करते हैं। इस शासन में, इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता जो होती है लोगों के बीच में बांट दी जाती है, और जिस शासन व्यवस्था में अधिक से अधिक समुदाय, अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी होती है ना, वो एक ज़्यादा वैध सरकार होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों की राय होती है, बहुत सारे समुदाय उसमें शामिल होते हैं, इसलिए वो सरकार एक तरह से कहें कि ज़्यादा लोकतांत्रिक है। तो ये जो सामान्य तरीके हैं, ये 2 तर्क इसमें दिए जाते हैं। ये 2 तर्क दिए जाते हैं, उनमें से एक जो तर्क है वो युक्तिपूरक तर्क है, और दूसरा जो तर्क है वो नैतिक तर्क है। देखिए, यहाँ पर युक्तिपूरक और नैतिक तर्क जो हैं वो दोनों का मतलब होता है। मैं यहाँ पर बताऊँ, जब हमारे देश में होता क्या है, हमारे देश में क्या कई लोकतांत्रिक देशों में इस तरह का होता है, जब एक ही सरकार के स्तर को कई भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे हम देखें, स्तर पर सरकार का विभाजन कर दिया जाता है। हमारे यहाँ पर सरकार का विभाजन
जो है कई स्तर पर कर दिया गया है। एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका, वहीं हम देखें एक है न्यायपालिका। और भी हमने कर दिया, इसको हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। वहीं हम देखें एक सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण भी होता है, जिसमें ऊपर एक केंद्र सरकार होती है, उसके नीचे राज्य सरकार होती है और उसके नीचे सामुदायिक सरकारें होती हैं, कहीं कहीं और कहीं कहीं पंचायतें सरकारें होती हैं। तो ये जो तर्क है जिसमें हमने सत्ता का विवेकपूर्ण लाभ और हानि के आधार पर जो हमने बंटवारा किया है, इस बंटवारे को हम एक नैतिक पूर्ण वाक्य कहेंगे। क्या है, इसमें हमने लाभ और हानि को देखा और उसके आधार पर हमने क्या किया, एक सत्ता का डिवाइडेशन किया। तो ये हमारा क्या है, एक नैतिक पक्ष है, क्या है, एक नैतिक तर्क है जो हम सत्ता का डिवाइडेशन इस तरह से करते हैं। वहीं हम देखें हमारे जो देश में क्या है, कुछ ऐसे लोग हैं जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, महिलाएं हैं जिनकी सत्ता में भागीदारी बहुत कम है। उनको भागीदारी देने के लिए हमने क्या किया है, एक आरक्षण की व्यवस्था की है। हमने जो आरक्षण दिया है पिछड़े वर्ग के लोगों को, या जो समुदाय ऐसे हैं जो मुख्य धारा से पीछे रह गए हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, वहीं हम देखें महिलाएं भी काफ़ी पीछे हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमने क्या किया है, एक तरह से आरक्षण की व्यवस्था की है। वो आरक्षण की व्यवस्था करना एक युक्तिपूर्वक तर्क है, यानी सत्ता का जब हम सोच समझ के डिवाइडेशन कर रहे हैं तो वो हो गया एक नैतिक तर्क। वहीं हम उसमें बहुत सारे पिछड़े समाजों को और महिलाओं को जब सत्ता में शामिल करते हैं तो वो हो जाता है एक युक्तिपूर्वक तर्क। तो अब आप समझ गए होंगे दोनों तर्कों में क्या अंतर होता है। आगे हम देखते हैं सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों की बात करें तो आमतौर पर देखा जाए तो पहले ये समझा जाता था कि जो सत्ता है ना, किसी एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। इससे होता क्या है कि फैसले जो लिए जा सकते हैं वो आसानी से लिए जा सकते हैं और उनको बहुत जल्दी से क्रियान्वित किया जा सकता है। लेकिन आधुनिक समय में ये धारणा बदल चुकी है। अब जो शासन व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है, जो कई प्रकार के कई तरह के समुदायों को उसमें शामिल किया जाता है। लोकतंत्र की एक ये बहुत सारी खूबसूरती कहें या एक विशेषता कहें कि लोकतंत्र में क्या होता है कि शासन जो है कई लोग मिलकर चलाते हैं। इससे क्या होता है, कई सारे समुदाय जब मिलजुल कर रहते हैं तो उनमें जो टकराव है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और वो शांति प्रिय तरीके से रह सकते हैं। तो वहीं हम क्या करते हैं, सत्ता की साझेदारी के कई रूप विकसित हैं। उनमें हम देखें तो जो पहला रूप है सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का क्षैतिज वितरण से मतलब क्या है, हमने अभी जो एक अनैतिक तर्क दिया उसमें सत्ता का क्या कर दिया जाता है, क्षैतिज वितरण, यानी शासन के जो विभिन्न अंग हैं वो एक ही स्तर पर रहकर कार्य करते हैं। जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये शासन के विभिन्न अंग हैं, एक ही स्तर के हैं, कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है। ये तीनों के तीनों अंग क्या हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं, इनकी पावर क्या है, समान है। ये एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। जैसे देखिए होता क्या है, विधायिका जो है वो कानून बनाती है, विधायिका लागू करती है कार्यपालिका। और वहीं हम बात करें जो न्यायपालिका होती है वो न्याय देती है। अगर कोई कानून विधायिका ने बनाया और वो कानून हमारी न्यायपालिका को लगा कि इससे लोगों का ज़्यादा हित नहीं हो सकता, इससे लोगों का ज़्यादा हित नहीं होगा, तो ये क्या कर सकती है, इसके द्वारा बनाए हुए कानून को ये पलट सकती है। कौन, न्यायपालिका विधायिका के द्वारा बनाए हुए कानून को बदल सकती है। वहीं हम ये कहें कि हमारी ये न्यायपालिका है, कोई एक ऐसा न्याय देती है जो हमारी विधायिका को लगे कि न्याय ये सही नहीं है, इसके द्वारा जो डिसीजन दिया गया है वो सही नहीं है, तो हमारी जो विधायिका है वो क्या कर सकती है, जो हमारी न्यायपालिका है, जुडिशियरी है,
उसके उस नियम को बदल सकती है। क्यों? क्योंकि विधायिका में हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और वो प्रतिनिधि इसके ऊपर प्रस्ताव लाकर इसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। वहीं हम देखें, हमारी जो कार्यपालिका है, उस कार्यपालिका वो क्या करती है, न्यायपालिका की नियुक्ति करती है। तो इस तरह से हम देखें कि ये तीनों अंग एक दूसरे पर अंकुश भी रखते हैं। ऐसा अंकुश रखने का कारण यह है कि कोई भी अंग, सरकार के एक ही स्तर का कोई भी अंग जो है ना, अपनी पावर्स का ज़्यादा उपयोग ना करे। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते रहते हैं। इसे हम संतुलन का नियम भी कहते हैं। तो एक तो ये हमारा हो गया, यानी सत्ता का क्षैतिज वितरण। वहीं हम देखें, सत्ता का एक और वितरण होता है, वो होता है ऊर्ध्वाधर वितरण। इसमें होता क्या है कि सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। यहां पर क्या होता है, जो सरकार होती है ना, उसका डिवाइडेशन वर्टिकली कर दिया जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ कर दिया जाता है। जैसे बंटवारा कर दिया जाता है केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, वहीं नगर पालिकाएं और नगर पंचायत भी होती है। तो इस तरह से जो सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है, उसे हम सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहते हैं। यहाँ पर हम देखें तो ये जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार जो है, जो पूरे देश पर शासन करती है, उसको हम संघ सरकार भी कहते हैं। यानी कि ये एक पूरे देश की सरकार होती है और वो शासन चलाती है। वहीं हम देखें, किसी प्रांत में किसी क्षेत्रीय जो सरकारें होती हैं, उनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। वहीं हम भारत की बात करें तो भारत में क्षेत्रीय सरकारें या प्रांतीय सरकारों को हम राज्य सरकार के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, बहुत सारे देशों में राज्य सरकारें नहीं होती, वहाँ सीधे सीधे केंद्र सरकार के द्वारा ही शासन किया जाता है। और जहाँ हमारे भारत जैसी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें वहाँ पर होती हैं। वहाँ पर वहाँ के संविधान में स्पष्ट रूप से ये बात लिखी होती है कि केंद्र सरकार के क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। उसके आगे की जो सरकारें होती हैं, उन्हें हम पंचायती सरकार कहते हैं। कहीं कहीं पर इनको हम सामुदायिक सरकारें भी कहते हैं। वो भी आगे चलकर अलग अलग होती हैं, नगर पालिकाएँ और नगर पंचायतें। ये सीधे तौर पर हम देखें तो हमारे यहाँ पर ये राज्य सरकार के अंडर में कार्य करती हैं। तो सत्ता का इस तरह से एक डिवाइडेशन किया जा सकता है। वहीं हम एक और स्तर को देखें तो यहाँ पर क्या होता है, जो सत्ता होती है, वो पावर्स जो होती है शासन की, वो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में बांट दी जाती है। सामाजिक समूहों के बीच में बांट देने का मतलब है, भाषाई आधार पर एक सरकार बना दो, यानी एक भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो अपनी एक अलग सरकार बना सकते हैं। एक धर्म के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी एक अलग सरकार बना सकते हैं। तो इस सरकार को, ऐसी सरकार को सामुदायिक सरकार भी कहते हैं। हम बेल्जियम में देखेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण इस तरह की सरकार का दिखाता है, जहाँ पर फ्रेंच भाषी लोग रहते पूरे बेल्जियम में कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन वो एक सरकार जो बनाते हैं उस सरकार में हिस्सेदारी दे सकते हैं। वहीं हम अपने यहाँ की बात करें इस तरह की, तो हमारे यहाँ पर जो सरकारें हैं, ऐसी सरकारें जो विभिन्न धर्मों समूहों की होती हैं, उनकी अलग सरकारें तो होती नहीं हैं, उनको हम क्या करते हैं, एक आरक्षण की व्यवस्था देते हैं। आरक्षण के जरिए उन लोगों को हम क्या करते हैं, सत्ता में शामिल कर लेते हैं। ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि समुदाय का, समाज का कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को संविधान से, समाज से अलग ना समझे, वो भी अपने आप को इस समाज से, इस संविधान से, इस देश से जुड़ा हुआ महसूस करे। वो भी अपने आप को कहे कि मैं इस देश का नागरिक हूँ और मुझे भी सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो इसलिए इस तरह की सरकार को हम क्या करते हैं, जो है विभिन्न सामाजिक समूहों में बांट देते हैं। हमारे यहाँ पर ये व्यवस्था जो है एक आरक्षण के माध्यम से की गई है। वहीं हम देखें कि सत्ता में बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं, दबाव समूह होते हैं और हितकारी समूह होते हैं। इनके बीच में सत्ता का डिवाइडेशन कर दिया जाता है। एक लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति चुनाव के जरिए क्या कर सकता है, सत्ता के लिए दावेदारी कर सकता है। यानी अगर मुझे सत्ता चाहिए तो मैं कर सकता हूँ, चुनाव लड़ सकता हूँ और चुनाव के जरिए सत्ता में शामिल हो सकता हूँ। तो इस तरह से मेरी भागीदारी सत्ता में हो जाएगी। आधुनिक समय में यह व्यवस्था राजनीतिक पार्टियों के जरिए होती है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां होती हैं और वो पार्टियां आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं, चुनाव लड़ती हैं, जीतती हैं, हारती हैं,
अलग अलग पार्टियां अलग अलग विचार के समूह के लोगों की होती हैं, तो वो सारे लोग अलग अलग विचारधारा की पार्टियां बनाते हैं अपने अपने आधार पर। इस तरह से हम देखें कि सभी विचारधारा की पार्टियां आपस में लड़ती हैं, प्रतिद्वंद्विता करती हैं और हारती हैं और जीतती हैं। एक लंबे अंतराल पर हम देखें तो अलग अलग विचारधारा की पार्टियां बारी बारी से जीतती हैं और बारी बारी से हारती रहती हैं। तो इस तरह से हम देखें कि सरकार में वो शामिल होती हैं। वहीं हम बात करें, विभिन्न संगठन होते हैं, जैसे मजदूर संगठन, व्यापारी संगठन, किसान संगठन। ये संगठन क्या करते हैं, सरकार की कमेटियों के माध्यम से सत्ता में अपना दबाव बनाते हैं और उसके जरिए अपने जो हितकारी समूह हैं उनके लिए काम करती हैं। काम करने के साथ ही उनको क्या करती हैं, इसका लाभ दिलाती हैं। तो इस तरह से लोग सत्ता में तरह तरह से भागीदारी कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से सत्ता की साझेदारी हमें ज़रूरत होती है और सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप होते हैं, और वो सभी रूपों के बारे में हमने जाना। आई होप कि आपकी ये क्लास जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित रहेगी और आने जो परीक्षाएं होंगी उनमें आप अच्छे से कर पाएंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद।